हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने अपना 6 चैप्टर का मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट किया था, आई गेस। राइट, है ना। तो आज हम अपना जो है वो नई क्लास शुरू कर रहे हैं, वो जो कि है क्लास 7 का एक चैप्टर उठा रहे हैं। और वो जो चैप्टर है वो थोड़ा न्यू है, और वो है, उस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, एक नया चैप्टर है तो इसलिए मैं सोचा इसको ले लेते हैं। कुछ टाइम से वो पुराना चल रहा है ना। ये एक नया चैप्टर है, जस्ट सेकंड। ठीक है। हाँ, तो ये हमारी जो क्लास 7 है उसका चैप्टर है, शायद चैप्टर 11 होगा या 13 होगा, कुछ इस टाइप का ही होगा। तो चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स को कहते हैं क्या, देखो। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एक्सपोनेंट्स को बोलते हैं घातांक। ठीक है, और पावर को बोलते हैं घात। इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया कि किसी को ना समझ में आए तो भी समझ में आ जाएगा। एक्सपोनेंट्स को बोलते हैं घातांक और पावर्स को बोलते हैं घात। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि हमें इनकी यूज करने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, ये अचानक से जो नया चैप्टर एक इंक्लूड हुआ है हमारे सब्जेक्ट में, वो क्यों इंक्लूड हुआ है। आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारी कुछ टर्म्स जो होती हैं वो इतनी लेंथी होती हैं कि उनको रीड कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। भाई, कुछ जो हमारी डिजिट्स होती, कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिनको रीड कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उस डिफिकल्टी को कम करने के लिए हम हमारा हमारे जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि है पावर्स का। अब वो कैसे काम करता है वो धीरे धीरे मैं बताऊंगी आगे कैसे। सबसे पहले कि वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इतनी बड़ी होती है। देखो, अगर आप एग्जांपल लो, अगर हम हमारे अर्थ की बात करें कि हमारे अर्थ का मास कितना है, मास ऑफ अर्थ, तो वो कुछ ये है। अब लिखते हैं जरा। इतना केजी है हमारा अर्थ का मास। ठीक है, तो है ना एक बड़ी डिजिट, अच्छी खासी लेंथ थी। अब तुम उसको रीड कैसे करोगे, तो इसको रीड करना तो मुश्किल है। तो इस टाइप की जो कुछ वैल्यूज थी उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमारे जो टॉपिक है एक्सपोनेंट और पावर्स का यूज होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप की जो वैल्यूज थी, मतलब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने बताया, बहुत सी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो लेंथी होती है, उनको रीड करने के लिए, उनको आसानी से उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए। ओके, खाते में मैं कह रही थी कि कुछ इस टाइप की जो वैल्यूज है जो लेंथी होती है, जिनको रीड करना मुश्किल होता है, तो उन सब चीज को रीड करने के लिए या फिर इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारा जो एक्सपोनेंट्स और पावर का जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस हुआ। अब बात यहाँ आती है कि क्या हम इसके अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मान लो कुछ एक एक इसको छोड़ते हैं, कुछ टूल्स को ऐड करना है इसमें। अब हमें इन दो वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है, अगर अगर इन वैल्यूज को लिखते टाइम एक भी जीरो मिस हो गई ना, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, अगर मान लो मुझे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, और ऐड करते टाइम हम इन जीरो 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 को तो लिखोगे ऑफ कोर्स, तो जीरो लिखते टाइम अगर एक जीरो भी मिस हो जाती है या फिर एक जीरो भी बढ़ जाती है, जो आंसर है उसके अंदर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने भी ये जीरोस वाली फॉर्म है ना, इसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही बताती हूँ। देखो, मैं इसको 273 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 10 की पावर 15 है, और ये 10 की पावर 9। अब देखो, अब इनको रीड करना इजी है, इनको रीड करना इजी है।
ठीक है। और अब तुम इसके अंदर कैलकुलेशन अब करोगे तो वो भी इजी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा कि जितनी भी जो जीरोस थी ना उनको हमने एक पावर की फॉर्म में लिख दिया। ये रहा, हमने उन जीरोस को एक पावर के फॉर्म में लिख दिया, जिसकी वजह से डेटा को रीड करना भी आसान हुआ और इसके अंदर कैलकुलेशन करना भी आसान हुआ। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। ये मैंने बस एक एग्जांपल बताया कि एक्सपोनेंट्स और पावर का जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। अब इसको रीड करना और इसको रीड करने में डिफरेंस है। इसको आप रीड नहीं कर सकते बट इसको आप रीड कर सकते हो। 273 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, 3767 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, या फिर 3767 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। इसको हम 10 की पावर बोल सकते हैं आसानी से, बट इसको नहीं बोल सकते तुम। इसको तो 0000 करके, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ऐसे करके, जहाँ पे हम अपने ये चीज ऐसे कॉमा लगाते हैं फिर इसको रीड करते हैं, तुम इसको ऐसे रीड करो। अदरवाइज इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रीड करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी वजह से जो एक्सपोनेंट्स है और पावर्स का जो टॉपिक है वो हमारे सब्जेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी कि क्यों आया। अब बात होती है कि एक्सपोनेंट्स पावर होता क्या है। देखो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये तो टर्म्स हमारे लिए तब यूज की जाती हैं जब हम किसी भी डिजिट को आपस में किसी भी डिजिट को अपने से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कहा मैंने कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स, ये जो दो ऐसी टर्म्स हैं जो हम अपने सब्जेक्ट या हम अपने मैथ्स के अंदर यूज करते हैं जब हम किसी डिजिट को अपने से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो, 6 × 6 × 6 × 6। ये, अब इसमें क्या है कि 6 एक डिजिट है जिसने खुद से मल्टीप्लाई किया है, जिसने खुद से मल्टीप्लाई किया है। तो जो इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमारा एक्सपोनेंट्स और पावर्स की टर्म्स यूज की जाती है। ठीक है ना, ये तो बात हो गई कि होता क्या है। अब आगे देखो, अब है एक्सपोनेंट्स क्या होता है और पावर्स क्या होता है। एक्सपोनेंट्स और पावर्स के अंदर बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, सॉरी। एक्सपोनेंट और पावर के अंदर बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। एक्सपोनेंट वो चीज है जो हमें बताएगा कि हमने किसी डिजिट को कितनी बार मल्टीप्लाई किया। मैं क्या कह रही हूँ, एक्सपोनेंट हमें बताएगा कि हमने किसी डिजिट को कितनी टाइम्स या कितनी बार मल्टीप्लाई किया। जैसे कि 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, ये चीज है। क्या है कि 3 एक डिजिट है और उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 1 2 3 4 4। तो जो ये 4 है ना, ये 4, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। आई बात समझ में? मैंने बोला कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट वो चीज होती है कि हमने किसी डिजिट को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे मान लो, दोबारा मैं ले लेती हूँ, 5 × 5 × 5। 5 एक डिजिट है जिसको हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3। तो इसका मतलब ये 3 क्या है यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे एक्सपोनेंट। आगे बस समझ में एक्सपोनेंट क्या होता है। अब होता है कि पावर क्या होती है। देखो, पावर क्या होती है। पावर एक तरह से ये एक वो हिस्सा है जो बेस और एक्सपोनेंट दोनों को, सॉरी एक सेकेंड, हाँ मैं कह रही थी कि पावर वो चीज है जो बेस और एक्सपोनेंट दोनों को कंटेन करता है। मैंने बोला कि पावर क्या है। पावर वो चीज है जो बेस और एक्सपोनेंट दोनों को कंटेन करता है और एंड द एंड वो वैल्यू बताता है कि क्या इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट में क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर हमारी बेस और एक्सपोनेंट दोनों चीज इंक्लूड होती है, लेकिन एक्सपोनेंट के अंदर सिर्फ ये इंक्लूड होता है कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। लेकिन पावर के अंदर हमारा बेस और एक्सपोनेंट दोनों चीज इंक्लूड होती है। ये इतना स्लाइटली सा डिफरेंस होता है एक्सपोनेंट और पावर के बीच में। तो पावर है क्या, देखो एक्सपोनेंट तो ये हो गया। अब मैं इसको पूरा डिटेल में लिख देती हूँ। जैसे कि ये 3 की पावर 4। अब इनमें क्या क्या चीज क्या है, देखो, ये तो है कंप्लीट
पावर, वो एक्सपोनेंट। ठीक है, ये है बेस। बेस यानी कि किस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है और 4 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। और ये जो पूरा है ना कंप्लीट, पूरा, इसको बोलते हैं पावर, जिसके अंदर हमारा बेस और एक्सपोनेंट दोनों चीज इंक्लूड होती है। एक्सपोनेंट के अंदर सिर्फ वो चीज इंक्लूड होगी कितने टाइम्स आया, बट पावर के अंदर हमारा एक्सपोनेंट और हमारा बेस दोनों चीज इंक्लूड होती है। ठीक है ना, ये स्लाइटली सा डिफरेंस होता है एक्सपोनेंट और पावर के बीच में। अब बात आती है, वैसे तो आगे बताऊंगी बट इसको फिर बता देती हूँ कि इसको रीड कैसे करेंगे। देखो, इसको रीड करने का तरीका क्या है, 3 रेज्ड टू द पावर 4। दिख रहा है, हाँ। पहले बेस आएगा, फिर उसके बाद रेज टू द पावर, यानी कितनी पावर है उतना आएगा। तो यहाँ पे बेस क्या है 3, और यहाँ पे पावर क्या है, यानी कि वही एक्सपोनेंट क्या है 4। तो 3 रेज टू द पावर 4, यानी कि 3 की कितनी पावर बताई गई है, 4 बताई। तो इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, आगे बताऊंगी बट अभी के लिए फिर इतना बता दिया। ठीक है, तो एक्सपोनेंट और पावर में क्या डिफरेंस है पता चल गया, बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है। हम बेसिकली इसको ऐसे बोल देते हैं कि 3 की पावर 4, या फिर नॉर्मल हम जो लैंग्वेज में हम ऐसे बोलते हैं कि 3 की पावर 4 है, बट क्या बोला जाता है 3 रेज टू द पावर 4, यानी कि 3 एक डिजिट है जो कि बेस है, जिसकी पावर कितनी है 4 है। ठीक है, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। ये चीज हो गई एक्सपोनेंट पावर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। ओके, ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं क्या पता है। हमने बोला कि हम एक्सपोनेंट की हेल्प से जो हमारे लार्ज नंबर है उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यही बोला ना हमने कि हमारे जो लार्ज नंबर्स गिवन होंगे हम उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म से, यानी कि एक्सपोनेंट की हेल्प से उनको शॉर्ट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लो कि एग्जांपल है, अब यहाँ से शुरू कर दूँ मैं, वो है ये 10,000। ठीक है, अगर आप 10,000 को ब्रेक करो तो क्या लिखोगे, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये तो था कि कंप्लीट था, ये मैंने इसको ओपन कर दिया। मुझे बताओ इसको पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे कि 10 एक डिजिट है, एक डिजिट है सॉरी, और उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया आपस से, अब अपने आप से 1 2 3 4 4 टाइम्स आ गया एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ये था, और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, या फिर कहो ये चीज थी, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। बात तो तीनों की एक ही है। तो इसी तरह से हम एक्सपोनेंट की हेल्प से हम अपने जो लार्ज नंबर्स हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी हेल्प से, पावर की हेल्प से। अच्छा, अब क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं तो मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो शॉर्ट नोटेशन है, ये जो हमारी शॉर्ट नोटेशन है 10 की पावर 4, इट स्टैंड्स फॉर, किसके इक्वल है ये, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि इसके अंदर 10 और 4 क्या है, मतलब 10 क्या है 4 क्या है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 10 क्या है, यहाँ पे क्या है, 10 यहाँ पे बेस, और 4 क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंट। 4 क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि हम इसको रीड कैसे करेंगे। 10 की पावर 4 इज रीड एज, अब मैंने ऊपर ही बताया, तो कैसे रीड करेंगे इसको, पहले बेस आएगा 10 रेज्ड टू द पावर, कितनी पावर है 4, अरे वहां भी 4 थी, 4। ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे हम कि 10 रेज टू द पावर 4, यानी कि 10 एक बेस है जिसकी पावर कितनी दी गई है 4। या फिर इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको हम एक तरह से और रीड कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ तो क्या कर रहे थे, हम बेस को पहले ले रहे थे और पावर को बाद में ले रहे थे। यहाँ अब क्या करते हैं कि पहले पावर को ले लेते हैं पहले और बेस को पीछे कर देते हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्थ
पावर ऑफ 10। ठीक है ना, इस दो तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। इसमें तो क्या करा था, हमने पहले बेस ले लिया था और पावर को बाद में लिया था, बट इसके अंदर क्या लिया, हमने पहले पावर को बोल दिया और बेस को हमने बाद में यूज कर लिया। तो इस दो तरह से हम इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 10 की पावर 4 आई है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो 10 की पावर 4 आई है वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 10 रेज टू की पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ किसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसकी है, 10,000। इसी को तो हमने पावर की फॉर्म में लिखा है। एक्सपोनेंशियल क्या, बेसिकली पावर की तो बात करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 10 रेज टू द पावर 4 जो है वो क्या है, वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसकी, 10,000 की। ठीक है ना, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहला तो क्या है कि जो शॉर्ट नोटेशन है वो किस चीज को डिफाइन कर रही है, वो डिफाइन कर रही है कि हमने 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। दूसरा, इसके अंदर 10 क्या है, 10 हमारा बेस है, 4 क्या है, 4 हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि इसको हम रीड कैसे करेंगे, दो तरह से रीड कर सकते हैं, या तो पहले बेस को ले लो या पहले पावर को ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। सॉरी, अगर तुम बेस को पहले लेते हो तो बोलेंगे 10 रेज टू द पावर 4, यानी कि 10 एक बेस है जिसकी पावर कितनी है, 4। या फिर डायरेक्ट पावर को यूज करो और लिखो फोर्थ पावर ऑफ 10। ठीक है, उसके बाद है वो बोलता है कि जो 10 की पावर 4 आई है ये है क्या, तो 10 की पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। यानी कि हमने 10,000 को अपनी पावर के फॉर्म में लिखा तो 10 की पावर 4 आया, तो उसको हम 10 की पावर 4 को क्या बोलेंगे, द 10 की पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि पूछा जाता है कि ये 10 की पावर 4 है क्या, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि हमने 10,000 को पावर की फॉर्म में लिख दिया और जिसको हमने बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये चीज है। अब आगे देखते हैं, एक सेकेंड। अब इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल और है, वो मैं देखती हूँ, इसी के ही है। जैसे कि ये है, मान लो मेरे पास ये आ जाता है कि ये है 10, एक आ जाता है 1,000 और एक आ जाता है मेरे पास 1 लाख। ठीक है, पहली बात मैं इसको ब्रेक करती हूँ, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है जी, इसको मैं क्या लिखूं, 10 की पावर 3 लिख दूं, कोई इशू थोड़ी है भाई, 10 एक बेस है, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 1 2 3। ठीक है, सेम इसको भी करूं मैं, ब्रेक कर दूं पहले, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 10। ये क्या है, 10 की पावर 5, भाई 10 बेस है और कितनी कितने टाइम्स यूज किया गया है, मतलब कितने टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, 1 2 3 4 5 5, एक ही बात है। अब हम क्या बोलेंगे, वो कहता है कि बताओ ये जो 10 की पावर 3 आई ये क्या आई है, तो हम बोलेंगे 10 टू की पावर 3 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ किसकी, किसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 1000 की। ठीक है, उसी तरह हम 10 की पावर 5 को क्या बोलेंगे, कि 10 की पावर 5 यानी कि 10 is raised to the power 5 is exponential form of 1 lakh। ठीक है ना, ये चीज है। इस तरह से बोलेंगे कि हम हमेशा इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसकी भी बनाई जाएगी। ठीक है ना, ये चीज तो हो गई अगर 10 की पावर में आंसर हो तो। अब वो चीज तो खैर में बाद बताई जाएगी। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर मान लो कोई और नंबर हो, अभी तक तो हम 10 की बात कर देते, नंबर तो कुछ और भी हो सकता है। तो जैसे कि एग्जांपल लिया 5 की पावर 3 या 5 रेज़ टू की पावर 3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5 क्या आ गया, 125। ठीक है, या फिर आता मान लो हमारा 8, 8 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 लिख सकते हो भाई, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूं कैसे, 2 एक बेस है जिसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया आपस में, 3 टाइम्स, 1 2
3 हो गया। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसकी, 8 की। तो इस तरह से और वैल्यूज भी हो सकती हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि हम हर बार 10 के ऊपर केस में ही बात करें, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आ जाती है कि अगर मान लो बेस जो है वो नेगेटिव हो, मान लो जो हमारा बेस है वो नेगेटिव है, तो क्या होगा। एक सेकंड, जस्ट सेकंड रुकना सर। नेगेटिव बेस का बाद में बताऊंगी, कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ तक अभी तक इतना ही था कि अगर हमें कोई नंबर दिया है, अगर उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया उतनी पावर लिख दो, और वो जो वैल्यू आएगी उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल देंगे उस डिजिट की, उस नंबर की, इसके बारे में बात कर रहे थे। अब आगे बात करते हैं कि देखो क्या होता है ना, पावर के केस में एक, अगर आपकी जो पावर है यानी कि आपको एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो है वो अगर 2 और 3 है ना, 2 3 और, हाँ बस 2 और 3 है, अगर 2 और 3 है ना, तो इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, स्क्वेयर्ड और क्यूब्ड। ठीक है, अगर पावर 2 और 3 है तो हम इसको एक फॉर्म में बोल सकते हैं, स्क्वेयर्ड और क्यूब्ड। कैसे, बताती हूँ, देखो। ए मल्टीप्लाई ए, इसको हम क्या लिखेंगे, ए का की पावर 2, अभी नहीं, ठीक है। इसको हम रीड कैसे करेंगे, रीड एस, देखो इसके रीड करने का तरीका बताती हूँ। या तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, जो हमने ऊपर पढ़ा, ए रेज टू द पावर 2, ठीक है। या तो इसको आप ये बोल दो, या फिर इसको एक तरीका और है बोलने का, अगर पावर 2 है तो, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ पावर 2 की बात कर रही हूँ अभी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ए स्क्वेयर्ड, यानी कि ए की पावर 2 है। इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है। ये किस केस में होगा, अगर पावर 2 है, मान लो मेरे पास एग्जाम्पल में जैसे कि 5 2 है, तो मैं 5 की पावर 2 बोल दूं, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ 5 स्क्वेयर्ड, एक ही बात है। वो आपके रीड करने के ऊपर है, आप कैसे रीड करते हो उसको, ठीक है। ये तो हो गई 2 के केस में। अगर पावर 3 हो तो, जैसे मैंने अभी बोला ना, ए की पावर 3, इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, वही एक तो सिंपल तरीका है जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या, ए रेज्ड टू द पावर 3, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, ए क्यूब्ड, ठीक है, ए क्यूब्ड। वहां पे हमने स्क्वेयर्ड बोल दिया अगर 2 पावर है, और यहाँ पे हमने क्यूब्ड बोल दिया अगर 3 पावर है। तो ये सिर्फ इन दो के केस में चलता है, बाकी किसी के केस में नहीं चलता, ठीक है ना। तो अगर कहीं भी ये दो टर्म देखो ना, स्क्वेयर्ड और क्यूब, तो घबराना नहीं है। स्क्वेयर्ड का मतलब कितनी, 2 पावर की बात कर रहा है, और क्यूब का मतलब 3 पावर की बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और पावर आ जाती है, जैसे कि ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, ये है ए की पावर 7, तो इसको कैसे लिख रीड करेंगे, वही जो तो दो तरीके पहले बताए हुए हैं, या तो पहले बेस को ले लो या पहले पावर को ले लो। तो हम क्या करते हैं, पहले बेस को ले लेते हैं, ए, गलत क्यों बता रही, ए रेज्ड टू द पावर 7, ठीक है जी। एक तो तरीका ये हो गया, या फिर क्या लिख दो, पहले पावर को आगे ले लो, तो कैसे लिखेंगे, 7th पावर ऑफ ए, ठीक है। तो वो जो क्यूब्ड और स्क्वायर था वो सिर्फ 2 और 3 के केस में था, बाकी किसी केस में नहीं था। बाकी अगर पावर कुछ और होती है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ए रेज टू दी पावर 7 या 7th पावर ऑफ ए। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है कि जो क्वेश्चन हमसे डिमांड करेगा वो हमें बताना पड़ेगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि हर बार सिर्फ एक ही तरह की डिजिट होगी, मतलब एक ही डिजिट की पावर की बात करेंगे। अगर मान लो 2 डिजिट है,
उनकी पावर की बात करने लगे तो जैसे कि मान लो एक डिजिट ये है मेरी, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, 2 डिजिट यूज हो गई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले एक डिजिट देखो, सेम कितनी है, ये वाली है, और एक सेम ये वाली। तो क्या करना है, ए कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बी कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। अब हो गई ना अलग अलग डिजिट। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, A3 और B2। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? हम इसको रीड कर सकते हैं A³ B²। ठीक है जी, इसको हम ऐसे रीड। अब अगर पावर कुछ और हो, मान लो पावर कुछ और है, जैसे कि अभी लिख लेते हैं ए मल्टीप्लाई बी। ए कितने टाइम्स है और बी कितने टाइम्स है, सॉरी, ए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, बी कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। लिख दे? हाँ भाई लिख दो। अब इसको रीड कैसे करेंगे, रीड एस, पहला तो स्क्वायर वाला पोर्शन है तो उसको तो ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर्ड। हम क्यों बड़ा लिखें, छोटा ही लिख देते हैं, ए स्क्वायर्ड इंटू बी रेज्ड टू द पावर 4। टू द पावर 4। देखो क्या करा था हमने ऊपर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले नंबर हमें दे रखा है उसके बारे में लिखेंगे। तो ये क्या है, ए की पावर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर्ड, फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर्ड इंटू, इंटू ही तो बोलते हैं, इसलिए इंटू आ गया। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी रेज टू द पावर 4। जैसे जैसे डिजिट में दिखते चले जाए वैसे वैसे उनके बारे में बताते चले। ठीक है, यहाँ भी इंटू लगा सकते हैं अगर इंटू रह गया हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, हम इंटू बोलते हैं हमेशा। हम ऐसे बोलते हैं ना, ए की पावर 3 इंटू, इंटू बोलते हैं ना इसको, इसलिए आप इनको इंटू यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थी कि कैसे हमारी पावर होती है, उसको किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से यूज करते हैं, अगर एक डिजिट हो तो भी, और अगर अलग 2 डिजिट आ जाए जैसे कि ये, तो भी। ठीक है ना। और इसके अंदर बताया कि अगर पावर 2 और 3 हो तो उसको हम स्क्वायर और क्यूब में बोल सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी तो हम नेक्स्ट मिनट भी, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि काम कैसे करता है। चलो जी, उसने एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers as a product of powers of prime factor। ठीक है, जहां तक मुझे याद है मैंने प्राइम फैक्टर्स के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, मेरे चैनल को जब तुम विजिट करोगे ना तो उसमें देखना, उसमें तुम्हें मिलेगा। ये बोल रहा है कि हमें कोई एक नंबर गिवन है, नंबर क्या है, 72। ये एक नंबर है, वो बोल रहा है कि इस नंबर को पहले तो प्राइम फैक्टर में निकालो और ये पता करो कि उन प्राइम फैक्टर की कितनी पावर यूज हो रही है उसके अंदर। ठीक है ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालें इस नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। तो हमें इस नंबर्स को उन नंबर्स में डिवाइड करना है। अब कैसे करना है देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, डिवाइड किया
ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा दोबारा, हो जाएगा दोबारा, 2 से डिवाइड होगा, होगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो अब किससे होगा, 3 से। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम इसे डिवाइड करते रहते हैं। अब क्या करना है, अब ये करना है, जो ये नंबर्स आए हैं ना, इनको एक जगह लिख लो। कैसे लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 72। यही तो बनेगा भाई। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 दिया 24, 24 दिया 72। ये तो नंबर है, बस क्या है कि नंबर को मैंने तोड़ दिया, किसमें, प्राइम नंबर्स में तोड़ दिया मैंने, ये चीज आ गई। अब इन नंबर्स को तुम पावर के फॉर्म में लिख लो। कैसे लिख लो, ये चीज एक है, ये चीज अलग है। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 में लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। तो वही तो उसने हमसे पूछा था कि मेरे पास एक नंबर है 72, इस नंबर को बताओ किसके प्रोडक्ट में, पावर्स और प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर है भाई, 2 भी अपने अलावा, 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, इसकी पावर आ गई, और 3 भी किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसकी पावर आ गई, हो गया ब्रेक। तो इस तरह से काम करती है पावर्स। 72 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। अब बात ये आ जाती है कि मान लो नंबर नेगेटिव हो जाए। ये तो था कि पॉजिटिव नंबर है, मान लो नेगेटिव नंबर हो जाए, जैसे कि, चलो जी जैसे कि भी शुरू करते हैं, कोई छोटा नंबर लेते हैं। जैसे कि हो गया 84 ले, चलो 84 ले लेते हैं। मान लो एक नंबर है नेगेटिव फॉर्म वाला 84, ठीक है, इसको बोल रहा है सेम यही काम करना है, बस नेगेटिव नंबर है। तो हम इसको कैसे काम करेंगे, देखो, मैं इसको दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करूं, तो आप क्या करो, पहले इसमें से माइनस अलग निकाल लो। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ भाई, मैंने -1 अलग ले लिया, तब भी तो ये सी के इक्वल है, दोनों एक ही तो बात है, ये भी इक्वल है, सॉरी, और ये भी इक्वल है, एक ही तो चीज है ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ही नहीं छोड़ देते हैं, इसको उठा लेते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, ठीक है। अब दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब नहीं होगा, 3 से कर लें, ओहो यही नहीं चाहती थी, चलो कोई नहीं, 3 से कर लें, आ गया, ठीक है, 7 हो गए सारे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करो, इन नंबर्स को एक साइड लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, आ गया जी। साथ में इसको भी नीचे उतार लो, ये तो एज इट इज रहेगा। ये कितनी टाइम्स है, 2 की पावर 2। अब ये किसी की पावर नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ दो, इसको भी ऐसे छोड़, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इस वाले नंबर का। बस क्या करा हमने, नेगेटिव वाला पोर्शन आगे निकाल दिया, सिर्फ इतना कर, बाकी सेम डिट्टो वही चीज करनी है। बस हमने क्या करा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको अलग निकाल लिया, 84 को हमने फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करा, और फिर जो पावर की फॉर्म में आ रहा था, जैसे कि ये वाला चीज, ये पावर की फॉर्म में आ रही थी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और बाकी एज इट इज आ गई। इस तरह से पावर काम करती है, ठीक है ना। तो अब कभी आपको कोई बोले कि भाई पावर की फॉर्म में लिख दो इस नंबर को, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो और पावर्स की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। अब आता है नेगेटिव नंबर वाला कॉन्सेप्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, जो नेगेटिव नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, जब भी कभी भी हम दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दें ना, तो नेगेटिव जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। कैसे, अगर मैं -1 मल्टीप्लाई बाय -2 करूँ ना, तो 2 इंटू 1 तो 2 होगा। अब क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब कभी भी हम दो नेगेटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें, सॉरी, एक पॉजिटिव और मल्टीप्लाई करें, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होगा, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, सिंपल पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें, तो जो मल्टीप्लाई किया वो तो एज इट इज,
और नेगेटिव का साइन यहाँ पॉजिटिव का है, तो आंसर पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव से तो आंसर आता है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो नेगेटिव नंबर से तो आंसर आता है नेगेटिव, और पॉजिटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करो नेगेटिव नंबर से तो आंसर आता है नेगेटिव, सॉरी सॉरी पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पॉजिटिव मल्टीप्लाई के केस में बता रही हूँ मैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं बता रही, पहले बता रही हूँ। मल्टीप्लाई के केस में पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव या नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है। वो क्या कॉन्सेप्ट शुरू होता है, देखो अगर मैं -10 की पावर 3 करूं और -10 की पावर 4 करूं तो आंसर क्या आएगा। देखो इसको मैं ओपन करती हूँ। -10 की पावर क्या है, -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 100 आया, और नेगेटिव प्लस हो गया तो उसको हम लिखेंगे नहीं। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 1000 आया, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इसका आंसर ये। वहीं पर अगर ये हो -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 और मल्टीप्लाई -10, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ 100, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई -10। इसको इसको मल्टीप्लाई किया 1000, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 10,000, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। देख रहे हो, अब मेरी बात देखो, इसका एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखो ये जो पावर है ये ऑड है, यहाँ जो पावर आई है, और यहाँ जो पावर है वो इवन है, पॉजिटिव है बेसिकली यहाँ। ठीक है ना, ये जो पावर है ये तो है ऑड और ये पावर है इवन। अब देखो यहाँ तो नॉर्मल था तरीका, इसे मैंने तुम्हें बता दिया ओपन करके। मान लो पावर यहाँ पे 10 होती और यहाँ पे होती 60, तो तब क्या करते तुम, तब तो आसान नहीं था ना। तो इसलिए इसका एक आसान तरीका है, वो क्या है कि जब भी कोई भी नंबर हो, मान लो मैं यहाँ पे -1 ले रही हूँ, क्योंकि हमें पता है -1 की तो कितनी पावर हो, वैल्यू 1 होती है, बस हम नेगेटिव साइन में देखते हैं। अगर किसी भी नंबर की, नेगेटिव नंबर की, पॉजिटिव नंबर की बात नहीं कर रहे हम, नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं, कि पावर जो है अगर वो इवन नंबर है तो जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है तो आंसर जो होगा वो नेगेटिव। ये एक सबसे आसान तरीका है तुम्हें याद करने का। अब इसके बाद तुम्हारे से कुछ भी पूछ ले तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्या करना है कि कोई भी नेगेटिव नंबर है, मैं अब भी बोल रही हूँ नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर नहीं, नेगेटिव नंबर, जैसे कि -5 की पावर 3, -6 की पावर 2, -4 की पावर 4, -3 की पावर 2। ठीक है, ये सारे नेगेटिव नंबर है ना। अब देखो, -3 की पावर 5 ले लो तुम यहाँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, नेगेटिव को छोड़ो, नेगेटिव से हमारा कोई मतलब नहीं है। पहले 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125। ठीक है, अब नेगेटिव है, पावर कैसी है, ऑड है, ऑड पावर है ना ये, हमें पता है अगर पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, इस 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 36, पावर क्या है, इवन है, इवन में हमें पता है आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। 4 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 128, नहीं नहीं एक सेकंड रुको,
256 होता है, 120 नहीं 256 होता है, सॉरी। ठीक है, 256 हुआ। अब 256 को अगर अब नेगेटिव नंबर है, पावर देखो तो क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब 3 के पास आ जाते हैं। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 -3 243 आएगा। ठीक है, पावर क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ये होता है अगर नंबर नेगेटिव में हो। ठीक है ना, तो अगर नंबर हमारा नेगेटिव में है, तो अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर पावर ऑड है तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, चलो भाई, आज की वीडियो में तो इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कि कौन सा टॉपिक उठाएंगे हम लोग इसके अंदर, मतलब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। सॉरी, मैं कह रही थी कि अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसके आगे हम और क्या पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, हमने इनको क्यों पढ़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा तो इसको किस तरह से हम रीड करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं। रीड करने के बाद हमने देखा कि हम इनको किस तरह से यूज करते हैं, कहाँ हेल्प होती है हमारी इनकी, और उसके बाद हमने इसके अंदर नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर नंबर नेगेटिव है तो पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखते हैं कि और अगला टॉपिक क्या है। चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।